We're good to go. Yes, please go ahead. All right, cool. Uh, Thank you, everybody, whoever is listening. मेरा नाम साद महमूद है. I happen to be Senior Cloud Solution Architect as part of Global Customer Success Microsoft. आज का जो हमारा सेशन है, it is more related to AI landscape. आप देख रहे होंगे कि आजकल जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, खासतौर पर कंप्यूटर साइंस में, so AI is a leading topic today. कि जहाँ पे हम मुख्तलिफ किस्म की टेक्नोलॉजीज को देखते हैं इमर्ज होते हुए, जिसमें हमारे पास पहले हमने जब स्टार्ट किया तो देयर वाज मशीन लर्निंग के बाद हमारे पास मैनेज्ड कॉग्निटिव सर्विसेज आई. कॉग्निटिव सर्विसेज में हमने देखा कि हमारे पास ओसीआर कैपेबिलिटीज और इस तरह की मल्टीपल सर्विसेज हमारे पास ऐड हुई. आज जब हम देखते हैं तो हमने एक बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर चुके हैं कि जहाँ पे हम इस चीज़ को एवेल्युएट करते हैं कि खाली मशीन लर्निंग और एआई रिलेटेड सर्विसेज की जहाँ पे हम कॉन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क्स की बात करते थे, आज हम जनरेटिव एआई के ऊपर आ गए हैं और बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स के ऊपर ट्रेन करते हुए हमारे पास आज स्मॉल लैंग्वेज मॉडल से लेके लार्ज लैंग्वेज मॉडल तक अवेलेबल है. और उसके अंदर भी हमारे पास एक प्रॉपर बफे समझ सकते हैं आप, जिसे जो लगा हुआ है कि हम पिक एंड चूज कर सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट मॉडल्स और डिफरेंट यू कैन से लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स. तो पहला सवाल ये पैदा होता है कि इस पर्टिकुलर लैंडस्केप को समझने के लिए माइक्रोसॉफ्ट आपकी किस तरह मदद कर सकता है. सो बीइंग एन एजुकेटर या बीइंग अ स्टूडेंट, आपका पहला सवाल ये होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट मुझे क्या ऑफर करता है और मैं उसको किस तरह कंज्यूम कर सकूं. एंड सेकेंडली, इसके क्या क्या पर्टिकुलर पार्ट्स हैं और क्या क्या सर्विसेज ऐसी हैं जो कि आसानी से कंज्यूम हो सकते हैं, और उसका आगे मेरे पास वे फॉरवर्ड क्या है अगर मुझे आगे जाना. तो इस पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव में तो हमारा ये सेशन पूरा इसी चीज पे बिल्ड करेगा कि हमारा पूरा एआई लैंडस्केप किस तरह का होगा, हम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं अपना जर्नी, और हम इसको दो चीजों में स्प्लिट करेंगे. सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज हमारे पास एआई बेस्ड सर्विसेज अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट में, जो बहुत बेसिक सी सर्विसेज है, जिसमें हमारे पास ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन है, हमारे पास वीएन बेस्ड सर्विसेज हैं, हमारे पास आप समझ सकते हैं कि अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सर्विसेज हैं. तो उसको हम तीन पर्टिकुलर पिलर्स में डिवाइड करेंगे. सेकेंड पार्ट ऑफ सेशन में हम जाएंगे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के ऊपर, जहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स में क्या क्या अवेलेबिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से. इसमें क्या मैं खाली ओपन एआई के मॉडल डिप्लॉय कर सकता हूँ या मैं कोई कस्टम मॉडल भी डिप्लॉय कर सकता हूँ. और हम एक छोटा सा डेमो भी देखेंगे कि किस तरह एक छोटा सा स्मॉल लैंग्वेज मॉडल मेरे एक पर्टिकुलर मशीन के ऊपर चलेगा और मुझे वो कैपेबिलिटीज तो शायद नहीं दे पाएगा जो कि मेरे पास चैट जीपीटी, जिसमें मेरे पास जीपीटी 4 ओमनी या 4 ओमनी मिनी है, उस तरह की मुझे रिजल्ट देगा. बट इट वुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर माई स्मॉल यूज केसेस. सो लेट्स डीप डाइव इनटू इट. जब हम माइक्रोसॉफ्ट एआई की बात करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट एआई को आप इस तरह, वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी ऑन क्लाउड. और क्लाउड के अंदर ये जितनी भी एआई की सर्विसेज हम बात करेंगे, दे आर मोर लाइक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस. प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, शायद आपने पिछले सेशंस में ये कॉन्सेप्ट ग्रैब किया होगा, जिसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट ये होता है कि बजाय इसके कि आप इन्वेस्टमेंट करें, आप एक डेटा साइंटिस्ट लेकर आए, आप एक एआई इंजीनियर लेकर आए, एआई आर्किटेक्ट लेकर आए और अपनी सर्विस को फ्रॉम द स्क्रैच बिल्ड करें या किसी के ट्रेन मॉडल के ऊपर आप बिल्ड करें, जिसमें फॉर एग्जांपल आप एनएलटी के की तरह की सर्विसेज या मल्टीपल ओपन सोर्स लाइब्रेरीज आप जो है वो यूज करके वो सर्विसेज बनाएंगे और बना के अपने सॉफ्टवेयर के अंदर कंज्यूम करेंगे. अब ये एक बहुत टीडियस प्रोसेस है और थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है टाइम्स.
और इसको फिक्स करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इन सारी सर्विसेज को आप इस तरह समझ लीजिए कि पैकेज कर दिया है। और पैकेज इस तरह किया है कि इसको एक इंटरफेस की बेस के ऊपर आपको अवेलेबल कर दिया है। अब वो इंटरफेस क्या है? वो इंटरफेस है एक एपीआई। जिस तरह हम कोई भी कोड लिखते हैं और कोड लिखते हुए हम किसी भी पर्टिकुलर सर्विस को कॉल करते हैं, तो मेरे पास कहीं पे भी किसी भी पर्टिकुलर टूल में या सॉफ्टवेयर में मुझे कभी भी कुछ कंज्यूम करना है, तो मैं कोई भी सर्विस जो मेरे पास एक पूरा बुफे लगा होगा, पूरी लिस्ट होगी मेरे पास सर्विसेज की, उसमें से मैं कंज्यूम कर सकता हूँ। इसको अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो वी कैन कैटेगराइज देम इनटू द फोर पिलर्स, जिसमें वीएन हमारे पास है, सेकंड इज स्पीच, थर्ड इज लैंग्वेज एंड द फोर्थ इज डिसीजन। और ये कस्टमाइजेबल एआई मॉडल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखिए कि आपको वीएन की सर्विस यूज करनी है, लेकिन वीएन की सर्विस के अंदर आपकी यूज केस बहुत स्पेसिफिक हो सकती है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मेरे पास आर्ट गैलरी के इमेजेस आया करेंगे, और आपने ये देखना है उसमें से कि उस पर्टिकुलर इमेज के ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो एक सर्टेन यूज केस है। एक और यूज केस इस तरह हो सकती है कि मेरा एक कस्टमर था जो कि एक बैंक था, और उनका यूज केस था कि हमारे पास बहुत पुराने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स हैं, और उन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स में से मैंने डेटा एक्सट्रैक्ट करना है और मैंने उसको डिजिटाइज करना है। इसी तरह अगर आप देखें तो मेरा एक और कस्टमर था, और उस कस्टमर का यूज केस ये था कि यूएस के अंदर जो ड्राइवर्स लाइसेंस होते हैं, उस ड्राइवर लाइसेंस को उसने रीड करना था, उस डेटा बेसिकली उसमें से एक्सट्रैक्ट करना था, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको पर्टिकुलर जो लॉन्स और बाकी सारी चीजें हैं उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड करनी थी। तो ये तीन डिफरेंट यूज केसेस हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कस्टमर वो रिक्वायर्ड होगी। अब इस कस्टमाइजेशन की रिक्वायरमेंट के लिए हमारे पास मल्टीपल, आप समझ लीजिए कि प्रॉपर्टीज हैं या पैरामीटर्स हैं इन सर्विसेज में जो आप ट्वीक कर सकते हैं। और ये खाली वीएन नहीं बल्कि स्पीच, लैंग्वेज और डिसीजन, इन चारों बेसिकली पिलर्स के ऊपर डिफरेंट सर्विसेज हमारे पास अवेलेबल हैं, उसमें हम इनको कंज्यूम कर सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल सिनेरियोज हैं जो कि इन पर्टिकुलर फोर पिलर्स के ऊपर बेस करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं वीएन के ऊपर आता हूं तो वीएन के ऊपर हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें फॉर्म रिकग्नाइजर है, जस्ट लाइक मैंने भी एक एग्जांपल दिया आपको। वीएन के अंदर ही हमारे पास वीडियो इंडेक्सर है। मैं एक वीडियो प्रोड्यूस करता हूँ, या मैंने 4 मिलियन वीडियोस मेरे पास सोर्सेज हैं, जिसमें से हम वीडियो को इंडेक्स करना चाहता हूँ। मैं चेक करना चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट के बारे में, या एक पर्टिकुलर, आप कह लें कि प्रॉपर्टी के बारे में, या किसी, आप समझ लीजिए वर्ड के बारे में कहाँ कहाँ पे किस किस जगह पे बात हुई है, और उन क्लिप्स को मैं इंडेक्स करना चाहता हूँ। सो दैट्स वेयर वीडियो इंडेक्सर वुड हेल्प मी आउट। हम जब दुनिया में बहुत इंक्लूसिव होने की बात करते हैं, तो हम चाहते हैं कि वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड हैं वो भी हमारी तरह सुन सकें, देख सकें, और हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से एवेल्युएट कर सकें। और उस पर्टिकुलर एवेल्युएशन के लिए हमारे पास कई ऐसी सर्विसेज है जिसको हम कंज्यूम कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास इमर्सिव रीडर है। जिस तरह अगर आप आज गूगल पे और एप्पल के स्टोर पे जाइए, वहां पे माइक्रोसॉफ्ट की एक एप्लीकेशन होगी सीइंग एआई के नाम से। वो इन पर्टिकुलर सर्विसेज को यूज करती है, और वो लोग जो कि डिफरेंटली एबल्ड हैं, और थोड़ा सा जिन्हें मुश्किल होता है समटाइम्स कुछ देखने में, या कलर्स को जज करने में, या किसी और पर्टिकुलर परस्पेक्टिव में, तो ये सारी सर्विसेज जो आप देख सकते हैं वो उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में भी कंज्यूम होती हैं। तो इसको आप इस तरह डिफरेंशिएट कीजिए कि हमारे पास मल्टीपल सर्विसेज हैं। जिस तरह बॉट सर्विस है, जो कि आपका किसी भी कस्टमर एंड बॉट के लिए यूज हो सकता है, जिसमें आपकी फॉर एग्जांपल आप फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के अंदर आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, मुझे एक ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाना है कि जहाँ पे ये सर्विसेज ओवर ओवर द वेब एप्लीकेशन या ओवर माय सर्विस सेंटर मैं उसको प्रोवाइड करना चाहता हूँ। सो यू कैन यूज सर्विस लाइक बॉट सर्विस। मैं पर्टिकुलर डेटा को सर्च करना चाहता हूँ, और सर्च करके उसमें से की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ इंटेलिजेंटली,
I can use cognitive search या AI search. Same like that, immersive services आपको help out करेंगे. और उसमें down there we have machine learning platform. अब आपका सवाल ये होगा कि ठीक है, आपने मुझे 4 पिलर्स बताए, 4 पिलर्स के ऊपर आपने कुछ सर्विसेज बताएं, तो क्या सिर्फ यही सर्विसेज हैं? द आंसर इज नो. हमारे पास एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ सर्विसेज है, और उसमें से कुछ सर्विसेज जिसके बहुत की सिनेरियोज हैं वो यहाँ पे आप स्लाइड पे देख सकते हैं. अब इसको आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारे पास अराउंड 30 to 35 सर्विसेज हैं जिसको आप कंज्यूम कर सकते हैं. लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इफ मैं अपना मॉडल लेकर जाना चाहता हूँ माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड के ऊपर, और मैं इस चीज को एवेल्युएट करना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बेसिक लीनियर रिग्रेशन का मॉडल लिखा जहाँ पे मैं टेम्परेचर प्रिडिक्ट करता हूँ, या फॉर एग्जांपल मैं कार की प्राइस प्रिडिक्ट करता हूँ इन द फ्यूचर. तो क्या मैं उस पर्टिकुलर मॉडल को भी एयर के ऊपर लेकर आ सकता हूँ? तो जिस तरह हमारे पास गूगल कोलैब है, हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एयर के अंदर एक कंप्लीट मैनेज प्लेटफॉर्म है जिसे हम एयर मशीन लर्निंग कहते हैं. और एआई मशीन लर्निंग आप इस तरह समझ लीजिए कि एक प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है. और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के अंदर जिस तरह हम आपको जो पाइथन की नोटबुक्स देते हैं, जुपिटर नोटबुक्स, साथ साथ हमारे पास और फंक्शनैलिटीज भी हैं. जिस तरह समटाइम्स क्या होता है कि आपके पास डेटा पड़ा हुआ होता है, लेकिन अभी आपका जर्नी जो मशीन लर्निंग के सिनेरियो में है बहुत बिगिनर लेवल का है, और आपको नहीं पता कि कौन सा पर्टिकुलर मॉडल बहुत सूट करेगा आपको. तो उसमें हमारे पास बहुत, आप समझ लीजिए कि ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको बहुत हेल्प आउट कर सकता है. जिस तरह ऑटो एमएल है, ऑटो मशीन लर्निंग. और ऑटो मशीन लर्निंग में हमारे पास आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि अ, आप कुछ भी डेटा देते हैं और उसमें से कोई कॉलम आप कहते हैं कि ये प्रिडिक्ट करना है, और उसको वो ऑटोमेटिकली स्प्लिट करेगा इनटू 70-30 या जो भी आप रेशियो से बताएंगे. और अ, उसको आप बेसिकली पिक एंड चूज कर सकते हैं कि जो भी पैरामीटर्स आप देना चाहते हैं. सो ये कुछ सर्विसेज हमारे पास हैं. अब माइक्रोसॉफ्ट जो है वो एक बहुत लीडर है इन टर्म्स ऑफ एआई सर्विसेज. और ये सारी सर्विसेज और ये सारी पर्टिकुलर चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन यूज दैट एज पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एयर क्लाउड. और वी आर वन ऑफ द लीडर्स एज पार्ट ऑफ गार्टनर, जो कि एक मैजिक क्वाड्रेंट होता है उनका. और उस क्वाड्रेंट के अंदर इन टर्म्स ऑफ एआई सर्विसेज वी आर द लीडर्स. अब ट्रांसफॉर्मेशंस की बात करते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर आप देख सकते हैं कि पहला ये होता है कि आपने टाइम को रिड्यूस करना है और कॉस्ट को, या आपने कोई प्रोसेस को ऑटोमेट करना है, या आपने अपनी कस्टमर सपोर्ट को इम्प्रूव करना है. अगर आपने टाइम को रिड्यूस करना है और कॉस्ट को रिड्यूस करना है तो आप ऑटोमेशन की तरफ देखेंगे. जिस तरह आपके पास फॉर्म रिकग्निशन की सर्विस है जो कि आपको रिकग्नाइज करके बता सकती है कि फॉर्म के ऊपर क्या लिखा हुआ है, चाहे वो हैंड रिटन है या चाहे बहुत पुराना है. तो आप उसको कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि आपकी एक ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर लेके या कोई इस तरह करके जरूरत पड़ेगी. ऑटोमेशन में आपके पास सेम एग्जांपल फिट इन एज वेल. और उसके अलावा भी आपके पास कुछ और एग्जांपल्स हैं जहाँ पर डिसीजन मेकिंग आती है, जिसमें हमारी कुछ सर्विसेज फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स एडवाइजर और डिसीजन मेकिंग सर्विसेज, जिसमें लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और डिफरेंट सर्विसेज हैं वो आप यूज कर सकते हैं. और लास्ट बट नॉट लीस्ट जो आपकी कस्टमर सपोर्ट है, यहाँ पे चैट बॉट्स और फॉर एग्जांपल आपकी डॉक्यूमेंट समराइजेशन, इस तरह की चीजें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेंगी. अब हम ये देखते हैं कि कॉग्निटिव सर्विसेज जो है अ, आपको क्या प्रोवाइड करता है. बेसिकली ये आपको एक ब्रेक थ्रू प्रोवाइड करेंगे एआई का विद इन रीच. फॉर एग्जांपल आपको जाके टेंसरफ्लो के ऊपर जाके कस्टम मॉडल लिख के ट्रेन नहीं करना, एपीआई यूज करने हैं, और वो एपीआई आपको हेल्प आउट करेगी टू यूटिलाइज दैट. आप मिशन क्रिटिकल डिप्लॉयमेंट्स कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल आप अपना फाइनल प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, बट देन आप रियलाइज करते हैं कि नहीं, मुझे इसको एक स्टार्टअप बनाना है, और आप माइक्रोसॉफ्ट स्टार्टअप में एनरोल होते हैं. और आप कहते हैं कि ठीक है, क्या मैं सेम सर्विस को जो मैंने अपने एफ आई पी के अंदर यूज की थी, क्या मैं उसको अपने
फुल फ्लेज लाइव प्रोजेक्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ? एंड द आंसर इज यस यू कैन, क्योंकि हम इसको पर्टिकुलर मेट्रिक्स के साथ सपोर्ट करते हैं। और मैट्रिक्स से आप इस तरह समझ लीजिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स होता है जिसे हम कहते हैं सर्विस लेवल एग्रीमेंट, जो कि आपको इंश्योर करता है कि हम अपनी अवेलेबिलिटी उस पर्टिकुलर एपीआई की क्या रखते हैं। और हमारे पास बड़े से बड़ा कस्टमर और छोटे से छोटा कस्टमर उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज कर रहा होगा, एंड दैट वुड इंश्योर कि आपके पास किसी भी तरीके का डाउन टाइम नहीं आए। लास्ट चीज जो हमारे पास बहुत क्रिटिकल होती है, रिस्पॉन्सिबल एआई इन एक्शन। अब आपको बहुत अच्छे तरीके से शायद आइडिया होगा, अगर आप एआई के ऊपर काम कर रहे हैं या मशीन लर्निंग पे काम कर रहे हैं, तो मल्टीपल डेटा ब्रीचेस और मल्टीपल सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको एआई को बहुत रिस्पॉन्सिबल बनाना होता है। और उसके लिए वी हैव अ फ्रेमवर्क जो कि हेल्प आउट करता है कि आप उसका कोई भी ज्यादा नेगेटिव यूज जो है वो ना कर पाए, और एक रिस्पॉन्सिबल वे में उसको यूटिलाइज, जिससे एक ओवरऑल जो सोसाइटी का गुड है वो हम इंश्योर कर सकते हैं। अब ब्रेक थ्रू में बात करते हैं तो सबसे पहले आप इसको देखते हैं कि एक कंप्लीट जर्नी जो माइक्रोसॉफ्ट का शुरू से लेके आज तक है वो किस तरह आया। और उसमें कुछ माइक्रोसॉफ्ट का पर्सपेक्टिव भी है और कुछ हमारे पास थर्ड पार्टी कंपनीज का पर्सपेक्टिव भी है। फॉर एग्जांपल 2016 में हमारे पास ऑब्जेक्ट रिकग्निशन एंड ह्यूमन पैरिटी आई, जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को अच्छे तरीके से रिकग्नाइज कर सकते थे। और मल्टी ऑब्जेक्ट रिकग्निशन हमारे पास थी, जिसमें बहुत इसने सपोर्ट किया। और एक बहुत अच्छा एक एरा आया हमारे पास जहाँ पे हमने रियलाइज किया कि OCRs कैन हेल्प अस विद मल्टीपल थिंग्स। उसके बाद हमारे पास स्पीच रिकग्निशन ह्यूमन पैरिटी आए, द एरा ऑफ कोर्टाना, सीरी या गूगल असिस्टेंट्स। देन 2018 के अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड ह्यूमन पैरिटी आए। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन एंड ह्यूमन पैरिटी आई। इसके बाद अगर हम देखते हैं तो स्पीच सिंथेसिस है, जिसमें नियर ह्यूमन पैरिटी आज हमारे पास अवेलेबल है। और अब तो मैं कहूँगा शायद ये ह्यूमन पैरिटीज को कह सकता है विद ऑल द एडवेंट ऑफ जो हमारे पास नए मॉडल्स हैं जो आए हैं हमारे पास। अब इसमें आगे हम देखते हैं तो वी हैव जनरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन पैरिटी। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस सारे पर्टिकुलर फ्रॉम 2016 to 2019 we were able to build something which is made of 175 billion parameters, which is built by OpenAI, which is GPT-3. और इसमें we are achieving document summary, VN captioning, and at particular human parity. और इसका मकसद बताने का ये है कि अगर हमने ये सारा काम ना किया होता, ऑब्जेक्ट रिकग्निशन, स्पीच रिकग्निशन, मशीन ट्रांसलेशन, उसके बाद हमारे पास स्पीच सिंथेसिस, तो आज जो कैपेबिलिटीज हम एज माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करते हैं अपने कस्टमर्स को, वो शायद हम नहीं कर पाते। एंड दिस डिफाइंस द जर्नी फ्रॉम 2015 टिल 2020, एंड वी आर स्टिल मूविंग ऑन दिस। और आज अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बेहतर से बेहतर मॉडल है, फ्रॉम 175 बिलियन टू you know other hundreds of billions of parameters added to GPT-4, GPT-4 Turbo, GPT-4 Omni, and other particular models. Or is the having those small models with as low as 8 billion parameters like C3 or Llama, or you can think about Star Coder, और इस तरह के मल्टीपल मॉडल्स हमारे पास आज अवेलेबल है। अब जो अप्रोच हमारे पास यूज होती है रिसर्च, दैट इज मल्टीलिंगुअल टेक्स्ट एंड सेंसरी। हमारा जो ब्रेन है वो इन पर्टिकुलर तीन एलिमेंट्स को एज पर द रिसर्च एवेलुएट करता है। और उस एवेलुएशन में अगर मैं देखता हूं तो लेट्स टॉक अबाउट टेक्स्ट फर्स्ट। हमारे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ कंटोसो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, कि जहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं और मुझे देखना है कि किस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे के अंदर किस चीज़ की पर्टिकुलर बात हो रही है। तो अगर मैं उसको देखने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे यू बी एबल टू सी कि मैं माउस होवर करता हूँ अपने पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के ऊपर, और यहाँ पे मुझे बता रहा है कि एट अ ग्लैंस ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स या पॉइंट्स हैं इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के। और इससे मुझे फायदा क्या होगा कि बजाय इसके कि मैं कंप्लीट डॉक्यूमेंट जाके पढ़ूं,
it would help me understand through the particular text. और मुझे बता रहा है कि 5 मिनट लगेंगे पढ़ने के अंदर, और अगर आपको नहीं पढ़ना और सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि डॉक्यूमेंट किस बारे में, सो इट कैन हेल्प यू आउट। अब इसका आप एक यूज केस देखते हैं, तो आपके पास फॉर एग्जांपल एफआईपी करना है आपको, और आपके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंटेशन पड़ी है आपके एफआईपी से रिलेटेड, या आप इसको इस तरह इमेजिन कर लीजिए कि आपने कोई पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम पे पेशेंट के जो फाइल है उसके अंदर जो मल्टीपल उसकी हाइलाइट्स हैं कि उसको क्या क्या इश्यूज हैं, या किस चीज़ की एलर्जीज हैं, या इस तरह कुछ भी आपने समराइज करना है। सो इट मेक्स अप अ वेरी गुड यूज केस कि जहाँ पे आपने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को या एक पर्टिकुलर बहुत लेंथी डॉक्यूमेंट को कुछ पॉइंट्स में समराइज कर दिया, एंड वी शुड हेल्प अ पर्टिकुलर पर्सन अंडरस्टैंड कि इसको क्या चैलेंजेस और क्या प्रॉब्लम हो सकता है। थिंक ऑफ इट अ सिनेरियो कि जहाँ पे अ पर्सन इज इन आईसीयू, और वहां पे किसी डॉक्टर के पास टाइम नहीं है कि एक कंप्लीट हिस्ट्री समझी जाए एक पेशेंट की। सो वहां पे दीज काइंड ऑफ सिस्टम कैन एक्ट एज अ लाइफ सेविंग मैकेनिज्म, कि जहाँ पे आपके मल्टीपल data endpoints can be translated into simple points जो कि आपको help कर सकते हैं to save somebody's life. So think of those use cases कि जहाँ पे एक basic service just like summarization can support you and take you to a very long way. दूसरी साइड पे मैं देखता हूँ तो text is one element how we think. The other element is sensory. And in terms of sensory, आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि इस पर्टिकुलर इमेज को जो आप अभी देख रहे हैं मेरे सामने, इसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स होंगे हर बंदे के लिए। फॉर एग्जाम्पल, somebody could say कि there is a plant which is correct. Somebody could say there's a plant which is of a yellow color. Someone could say कि a close-up of a plant. So this is how we have transformed it and we have made it more humanistic in a way कि before it used to be a close-up of a plant, and today if you go and if you check it out through our services, it would help you understand that this is a field of wheat, which is more towards a sensory perspective of how we perceive things in a reality. Same like that, आप अगर किसी बच्चे की तस्वीर ऐड करते हैं यहाँ पे और उसके ऊपर evaluate करते हैं इसको API को, so it would be able to help you with the perspective कि बच्चा खेल रहा है, बच्चा रो रहा है, या बच्चा किस जगह के ऊपर है, या अगर आईफल टावर के पास है तो help you understand about that. So think of those use cases कि जहाँ पे आपके पास let's say एक complete month की pictures हैं आप, and that could be very fun exercise to do. और वहां पे आप उसको समराइज करते हैं, एंड समराइज करने के बाद उसको थोड़ा सा ट्रेन करते हैं अपने मॉडल को, सो इट helps you make the notes of your complete diary. So rather you writing your own diary, think of a perspective कि जहाँ पे you can use these kind of services and create that can write the diary for you, telling you that you were here for this particular thingy. The person seems to be happy. And then you train that model a bit that this person is me, this person is my family, and all the other people, which is part of the same revolution we have been through, which is more related to, you can say, object recognition with a human parity. And you can say the face recognition is also part of it. So that's one perspective of it. And last but not the least, it is multilingual. मल्टीलिंगुअल में शायद ये वीडियो की आवाज आपको सुनाई ना दे, बट जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पर्सपेक्टिव कि बंदा जर्मन बोल रहा है, और जर्मन बोलने के बाद रियल टाइम में कमेटी ऑफ कल्चर एंड एजुकेशन यूरोपियन पार्लियामेंट में ये पर्टिकुलर वॉइस जो है ट्रांसक्राइब हो रही है इनटू इंग्लिश।
और मीनवाइल उसने क्या किया कि फौरन उसको फ्रेंच में लेकर गया. सो थिंक ऑफ दोज यूज केसेस कि जहाँ पे education barrier होता है आज. और दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट. थिंक ऑफ आवर ओन पार्लियामेंट जहाँ पे आप उर्दू में कुछ बोलते हैं एंड somebody wants to understand that in English. या सिंध में अगर मैं देखता हूँ तो सिंध के अंदर की सिंधी बोली जाती है, so which is also one of our languages. So think of the scenario that we can build a solution for our own parliament or on uh, departments जहाँ पे the translation could be more easier and frequent. और इस तरह की live use cases को we can help them out. So the question comes कि क्या Sindhi supported होगी या नहीं होगी? That's a separate topic, I would say. But the use case would be something which be more similar to that. जहाँ पे EU Parliament में something is happening, we can try to build something similar to uh, that you can say that the European Parliament has done. और हम अपने लैंग्वेज पे कुछ कस्टमाइजेशन बिल्कुल कर पाएंगे. ऑल्दो शायद आप इसको अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में ना करना चाहें, लेकिन still for the educators, for the professors listening to this, think of those scenarios where you can work with the students for very long-term projects like these. जहाँ पे you're not only using some out-of-the-box methodologies and out-of-the-box models, but also training them and some advanced models to train this stuff on the cloud, जहाँ पे you don't have to worry about any compute, you don't have to worry about any GPUs to train, and you don't have to worry about any reliability challenges. So this was one of the example of it. So again, हमारे पास इन 4 पिलर्स के अंदर माइक्रोसॉफ्ट क्या प्रोवाइड करता है आपको. और ये स्लाइड आपको याद कर लेनी चाहिए एज पर माय रिकमेंडेशन. याद इसलिए कर लेनी चाहिए कि जब भी आप अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का या सेमेस्टर प्रोजेक्ट का आइडिया ढूंढेंगे, या वो प्रोफेसर जो कि किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना चाहते हैं उसका सोचेंगे, these 4 pillars would help you understand, I would not say legacy, but normal AI of today. Why I say normal AI is because, the modern AI is something we call generative AI today. So अगर आपको उससे थोड़ा सा पीछे रहना है और आपको कुछ और यूज केसेस के लिए AI की मल्टीपल सर्विसेज को यूज करना है, so these would be more of a better fit. 4 pillars: VN, speech, language, and the scene. VN के अंदर इमेज अंडरस्टैंडिंग. आप चेक करना चाहते हैं कि इमेज के अंदर क्या है, मैं उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करना चाहता हूँ. I want to write a few sentences based on that. टेक्स्ट एक्सट्रैक्शन, जिस तरह मेरे पास अगर कोई इमेज है, या इमेजिन कर लीजिए कि बहुत पुरानी पुरानी बुक्स हैं जहाँ पे मुझे कोई ऐसा लिटरेचर मिलता है, मैं उर्दू बाजार जाता हूँ, वहां से मुझे कोई बुक मिल जाती है किसी स्टॉल से, एंड आई रियलाइज कि नहीं, इस तरह की 5-6 हजार बुक्स हैं. वी नीड टू बिल्ड अ सिस्टम where we can extract the text out of that, और वो लिटरेचर जो है हमने उसको प्रिजर्व करना है. That could be one of the scenario. Image captioning. Think of it कि आपका एक product है and you want to build a project based on that, कि जहाँ पे आप कहते हैं कि give us your product या image भेजिए and we'll be able to build a caption based on that. जिस तरह think of it as Nike, which comes with a tagline of just do it. So you would provide some images and see which, one suits that better or more appropriate based on that. Yeah, think of it as कि मेरे पास कुछ 4,000 pictures and I want to see कि AI इसको किस तरह caption करती है. Yeah, think of it as your happy memories sitting at a restaurant and you want to caption them. जिस तरह आप imagine कर लीजिए कि Cosa Nostra in Lahore, one of the restaurants which serves amazing food. So, और वहां पे जाके they take a few pictures of yours and then they caption it for you. That could be funny, that could be witty, that could be, uh, you know, excited or something like that. And you can use that. Then form recognition. आपका यूनिवर्सिटी में admissions जो होते हैं, if that is not
digitized, if that is still handwritten, think of it as scenario कि जहाँ पे आप अपने डिपार्टमेंट और अपनी यूनिवर्सिटी को मॉडर्नाइज करना। वीडियो इंडेक्सिंग, आपकी जिस तरह मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी, थिंक ऑफ इट दिस सिनेरियो कि जहाँ पे आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ वो देखूं कि जहाँ पे मैंने इमेज रिकग्निशन की बात की है, सो यू कैन डू द इंडेक्सिंग। फेशियल रिकग्निशन फॉर मल्टीपल सिनेरियोज एंड स्पेशल एनालिसिस कि जहाँ पे आप वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी की बात करेंगे, आपके पास ए आर वी आर हेडसेट्स हैं और आप उस पर्टिकुलर सर्विस को यूज करना चाहते हैं और स्पेशल एनालिसिस टू अंडरस्टैंड कि मेरी 3D स्पेस के अंदर मैं किस तरह पर्टिकुलर चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूँ। सो दिस पर्टिकुलर सर्विस वुड हेल्प यू आउट इन दैट थिंग। सो आप ओculus पे एप्लीकेशन बना रहे हैं या माइक्रोसॉफ्ट के वीआर पे बना रहे हैं या किसी और चीज़ पे बना रहे हैं, सो दिस एपीआई कैन बी introduced to any coding language. So we are not restricted to any just REST API. और मोस्ट ऑफ द पॉपुलर लैंग्वेजेस में आपको इसके एसडीकेस जो कि डेवलपमेंट किट्स होती हैं वो आपको मिल जाएंगे। सो यू जस्ट नीड टू add a library just like pip install something in Python and npm install in Node.js, an Express application or something like that, and NuGet packages for .NET, so you can use those. Same like that, speech recognition के अंदर भी है speaker recognition, जहाँ पे मुझे देखना है कि मेरे चांसलर जो हैं वो कहाँ कहाँ पे बोला उन्होंने, एंड आई वांट टू रिकॉग्नाइज हिज स्पीच, सो आई कैन डू सम बेसिक स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच टू टेक्स्ट, इफ वन डू दैट, टू टेक्स्ट टू स्पीच व्हिच इज वेरी बेसिक नाउअडेज। इस तरह लैंग्वेज के अंदर थिंक ऑफ इट एज एंटिटी रिकॉग्निशन। नाउ दीज आर सुपर क्रिटिकल सर्विसेज जो कि बहुत बेसिक सी लग रही होती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे दे आर अमेजिंग सर्विसेज। सो थिंक ऑफ इट एज अ सिनेरियो कि जहाँ पे मैं आपको अपने एक और कस्टमर की यूज केस बताता हूँ। So the customer was in Africa, and I was working with them, and they wanted to make sure कि हमारे पास जो, and that was a telecom customer. So they wanted कि we give you the recordings of our customers, और हमें आपको इस तरह का सोल्यूशन बना के दीजिए कि जहाँ पे हम एक्सट्रैक्ट कर सकें कि उस बंदे ने किस चीज के बारे में बात की है। So we used basic speech to text, जहाँ पे हमने स्पीच और उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया टू द टेक्स्ट। Once that was converted, now they had a scenario कि जहाँ पे वो मुझे बताना चाहते थे कि हमें कुछ एनालिसिस करना है कि हमारे कौन से पैकेजेस अच्छे हैं, कौन सी सर्विसेज अच्छी हैं, किन सर्विसेज के बारे में और किन चीज़ों के बारे में कस्टमर ज़्यादा बात करता है, क्या सेंटिमेंट है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, बंदा गुस्से में था या खातून थी, क्या वो खुश थी, खवातीन किस पर्टिकुलर सर्विस के बारे में बात करती हैं, मर्द हजरात किन सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। वो सारी चीजें थिंक ऑफ इट एज लैंग्वेज कि जहां मुझे एंटिटी एक्सट्रैक्शन करनी है। एंटिटी कुड बी एप्पल, एंटिटी कुड बी स्कूल, एंटिटी कुड बी कार्ड, एंटिटी कुड बी माय मोबाइल फोन, एंटिटी कुड बी माय मोबाइल पैकेज, या कुछ भी इस तरह। सेंटिमेंट एनालिसिस सुपर सिंपल कि जहाँ पे मुझे सेंटिमेंट एनालाइज करना है कि क्या ये सेंटेंस पॉजिटिव है या क्या ये सेंटेंस नेगेटिव है या क्या ये सेंटेंस न्यूट्रल है। दैट्स वेयर रियल टाइम के अंदर जिस तरह में कैप्शनिंग कर रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट की, थिंक ऑफ दो सिनेरियोज कि जहाँ पे मैं मीनवाइल सेंटिमेंट भी एनालाइज कर रहा हूँ लोगों का, और मेरे पास कॉल चल रही है और उस कॉल के अंदर मुझे बताया जा रहा है कि नहीं ना, द कस्टमर इज नॉट हैप्पी, इज एंग्री, उसकी टोनैलिटी से, उसके सेंटिमेंट एनालिसिस से। And these services can take your solution to a very long way जहाँ पे आप कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। सेम लाइक दैट थिंक ऑफ इट एज अ Q&A क्रिएशन, जहाँ पे आपके पास फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं एक एप्लीकेशन के या पर्टिकुलर वेबसाइट के, और आई वुड अंडरस्टैंड कि 90% ऑफ पीपल वुड नेवर गो टू Q&A सेक्शन अनलेस उनकी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली उसी जगह पे पड़ी हुई है। So think of a modern way जहाँ पे अपने Q&As को पकड़ा and you transform that into a chatbot. So people are asking those questions in a chatbot mechanism
ओवर चैट, रेदर के वो Q&A में जा रहे हैं और कंट्रोल F करके सर्च कर रहे हैं कि मेरे उस पर्टिकुलर एंटिटी का कहाँ पे आंसर है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थिंक ऑफ थिंग्स लाइक अनोमली डिटेक्शन, जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप यूनिलीवर में काम करते हैं और यूनिलीवर में कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपके पास वॉल्स आइसक्रीम है, जहाँ पे वो जा रही है एंड यू वांट टू एनालाइज के क्या कोई एलिमेंट ऐसा है या क्या कोई डिवाइस है जहाँ पे कोई एनॉमली आती है, या टेम्परेचर बढ़ जाता है एकदम, या टेम्परेचर कम हो जाता है और आइसक्रीम खराब हो जाती है। आते हैं कि रूट कॉज एनालिसिस के, जहाँ पे मेरे पास कोई इश्यू आया और मैं उसको एनालाइज करना चाहता हूँ कि किस तरह का रूट कॉज है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, पर्सनलाइजेशन, जिसमें that's one of my specialty which I did when I was studying, which is reinforcement learning. So कई मर्तबा आप कुछ सोच रहे होते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, वही चीज आपके सामने आ जाती है। वही चीज, उसी चीज की ऐड आ जाती है आपके सामने। So that is based on reinforcement learning, and we have provided a service as a managed service in Microsoft IU, कि जहाँ पे आप अपनी पर्टिकुलर सर्विस को पर्सनलाइज कर सकते हैं और लोगों को वो रिकमेंडेशंस मिलेंगी। जैसे यूट्यूब पे आपको वो रिकमेंडेशंस मिलती हैं जिसपे आपने कभी माउस ज्यादा होवर किया होता है या वो वीडियो आपने 5 सेकंड के लिए देखी होती है, और उसमें मल्टीपल पैरामीटर्स होते हैं। एंड द सेम सर्विस इज अवेलेबल एज पार्ट ऑफ Microsoft Azure टुडे। सो थिंक ऑफ द पॉसिबिलिटीज कि ये सारी कॉम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ एआई कैपेबिलिटीज जो हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एज पार्ट ऑफ Azure, you can use them and you can create amazing projects, amazing products, and do amazing research, I would say. I would give an example of one of my friend who's doing PhD in English linguistics, and we were using some of these services like intent understanding, entity recognition, सिर्फ इस चीज को एनालाइज करने के लिए कि जो एक स्क्रिप्चर या एक पर्टिकुलर लिटरेचर जो है वो लिखा जाता है, उसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से एलिमेंट्स कहाँ कहाँ पे यूज हो रही हैं, और we are analyzing it and we are building some dashboards and reports based on that. And that's, one of the major work that he has to do as part of his PhD stuff that he's doing research on. So these services can go a long way. Not necessarily you have to be a computer science person या आपको IT का बंदा ही होना है तब आप जाके इसको यूटिलाइज कर सकता है। You can do a joint venture. Think of it कि आपने कम्युनिकेशन की किसी बंदे से बात की and you're working on video indexing. आपने एक बिजनेस के अपने दोस्त से बात की, you're working on form recognition for handwritten forms और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म्स जो कि आप देख सकते हैं, या आप किसी सेल्स के बंदे से बात करते हैं और आप कहते हैं कि वी वुड डू सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ योर कस्टमर्स, या आप किसी इंडस्ट्री इंजीनियरिंग के बंदे से बात करते हैं, यू वांट टू डू सम रूट कॉज एनालिसिस और एनोमली डिटेक्शन, एंड these are some of the services that can provide you some amazing capabilities. Some of the use cases जो आप देख सकते हैं वो ये है कि मीन्स दैट्स वन ऑफ द कस्टमर जो कि इन को यूज किया जिन्होंने, और कस्टम वीएन को यूज किया। कस्टम वीएन क्या होता है कि मुझे रिकग्नाइज करना है, जिस तरह आई हैव कैट्स एंड आई हैव डॉग्स, राइट, और मैं उसको ट्रेन करना चाहता हूँ कस्टम वीएन को कि ये कैट होता है और ये डॉग होता है। या थिंक ऑफ इट एज के मुझे एक इमेज के अंदर एक पर्टिकुलर एलिमेंट सर्च करना है, या जिस तरह ये माइन ऑपरेटर्स लोग होते हैं, तो यहाँ पे मुझे इस चीज को एनालाइज करना है कि क्या इन्होंने प्रॉपर हैट पहना हुआ है, क्या इन्होंने अपना जो सेफ्टी गियर है वो पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, और उसको मैं रिकग्नाइज करना चाहता हूँ। सो दे वर बेसिकली डूइंग दैट एंड यूजिंग दैट बेस्ड ऑन द वीडियो एनालिटिक्स सोल्यूशन जो उनके पास है। एंड as per their words, it took 4 days to implement, which is amazing in a way कि आपने सिंपल एक एपीआई पकड़ी, आपने उसको थोड़ा सा ट्रेन किया और आपने उसको यूटिलाइज किया within your solution. So think of all those projects that you're building throughout your semester 1 till semester 8. How can you improve those projects in an amazing fashion just by introducing some of these services?
जस्ट डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग कि किस तरह आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। जिसमें फॉर एग्जांपल नो मशीन लर्निंग एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, सिंपल आपको एपीआई कॉल करनी है। एक इमेज है, इस इमेज को मैंने इसकी एपीआई कॉल की, और एपीआई कॉल करने के बाद इट गिव्स मी ऑल द डिटेल्स कि कब कहाँ पे क्या चीज किस बॉक्स के अंदर क्या क्या वर्ड लिखा हुआ है, and provide me the complete details. So I don't have to be a data scientist today. I don't have to be a machine learning expert today to utilize these services. Simple API call, and that would help me out understand this thing, utilize this thing, और इसको मैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर में कहीं पे भी जाके यूज कर सकता हूँ। Second thing is built for mission critical deployments. आप कहीं पे भी डिप्लॉय कर सकते हैं, जिस तरह मर्जी स्केल करना चाहें आप कर सकते हैं, और उसको सिक्योरली रन कर सकते हैं एयर के अंदर। अब क्लाउड का यही फायदा है कि आपके चाहे 4 यूजर यूज करें या 4 करोड़ यूजर यूज करें, क्लाउड के अंदर वो स्केल हमेशा होता है कि आपके प्रोडक्ट को बहुत स्केलेबल बना सकता है और सिक्योरली रन कर सकता है। आप जो सर्विसेज की मैं बात कर रहा हूँ अपने लैपटॉप के ऊपर उसको टेस्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन रन दैट ऑन मॉडल्स एज वेल, जिसमें आपके पास सिंपल एक डॉकर कंटेनर है, और डॉकर कंटेनर उसको रन करना चाहते हैं, और कोई भी पर्टिकुलर सर्विस को आप यूज करना चाहते हैं, सो माइक्रोसॉफ्ट की कॉग्निटिव सर्विसेज के कंटेनर्स अवेलेबल हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं। और ये सर्विसेज जो हम बता रहे हैं आपको, या आपको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, दे आर बीइंग यूज्ड इन सम ऑफ द मेजर, जिसमें अगर आप ऑफिस 365 के ऊपर जाके वर्ड के ऊपर या एक्सेल के ऊपर रीड अलाउड पे क्लिक करते हैं कि मुझे पढ़ के सुनाओ, सो दैट इज ट्रांसक्रिप्शन सर्विस विच इज बीइंग यूज्ड। एक्सबॉक्स के ऊपर पर्सनलाइजेशन की कौन सी गेम आपको कब पसंद आती है, आपका मूड क्या है आजकल गेम खेलने का, तो उसके रिस्पेक्टिवली आपको रिकमेंड करेगा कि किस तरह की गेम आपको खेलनी चाहिए, विच इज बेस्ड ऑन सेम सर्विस पर्सनलाइज्ड reinforcement learning। एच के अंदर you want to read something, you want to let it speak in a English language या किसी और language में. So all these services are somehow being used in some of the major products of Microsoft. और the good thing is कि ये same product without any change आपको भी available है. So think of the possibilities what you can do with it. और कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं, sometimes क्या होता है कि this is for the professors and those IT admins which are listening. शायद किसी स्टूडेंट के लिए तो इतना क्रिटिकल नहीं होगा कि मैं किस पर्टिकुलर डेटा सेंटर में रन कर रहा हूँ, लेकिन tomorrow if you're doing some research and you are taking care and consideration of all those certifications जो कि आपको required होंगी, so this is a complete image which helps you understand कि किस किस जगह पे किस किस तरह हमने सारी certifications को ensure किया हुआ, compliance को ensure किया हुआ है, so that your services properly or your compliance is being fulfilled properly. Another example of mission critical is basically during COVID-19, we built a small chatbot which was to evaluate if somebody's having any symptoms of COVID-19, क्या कोरोना आपको हुआ या नहीं हुआ, या आपको हेल्प करने के लिए किस तरह हम आपको हेल्प कर सकते हैं, कनेक्ट करवाना आपको किसी डॉक्टर के साथ या बाकी सारी चीजें. So that was part of CDC, which is Center of Disease Control, if I'm not wrong. Or that was one of the use case which was critical during COVID-19. Last but not the least, develop responsibility. So we ensure कि जो हमारे ethics है AI के, they're always there. And in the demo, I will be able to show you कि किस तरह आप जो filters और बाकी सारी चीजें हैं उनको manage कर सकते हैं based on the society you are in. For example, you're working in Africa, your perspective will be different. अगर आप यूरोप में काम कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, आप अमेरिका में काम कर रहे हैं तो आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल मुख्तलिफ होगा, और आप उस तरीके से उस एआई को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहेंगे जहां पे आपका प्रोडक्ट यूज हो रहा है, या जनरली रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहेंगे, सो वो फिल्टर्स हमारे पास हमारे प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है. सो ये कुछ कोड ऑफ कंडक्ट और बाकी सारी चीज. इसके अलावा वन ऑफ द एग्जांपल इज रिस्पॉन्सिबल इज बीबीसी, जहाँ पे इनका वॉइस असिस्टेंट है और वो मल्टीपल एक्सेंट्स में बोल सकता है, जिसमें आप फॉर एग्जांपल
एक डिफरेंट perspective को यूज करना चाहते हैं, from the British English to the US English, so it helps you, with the multiple broader perspective of different accents, I would say. Now that's more related to cognitive services. So अभी तक जो हमने देखा वो ये देखा कि हमारे पास दो पर्टिकुलर चीजें हैं. फॉर एग्जांपल, एक हम बात कर रहे हैं जो कि एआई की सर्विसेज हैं जो हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें फॉर्म रिकग्निशन है, बाकी सारी सर्विसेज हैं जो मेरे पास एक प्रोडक्ट के लिहाज से पड़े हुए हैं और मैं किसी भी चीज को यूज कर सकता हूँ. अब इसका जो सेकंड पार्ट है विच इज मोर रिलेटेड टू के, ठीक है, ये तो हमें समझ आ गई कि एआई की मल्टीपल सर्विसेज हैं जिसमें हमारे पास वीएन सर्विसेज हैं, और जो 4 पिलर्स मैंने आपको बताए हैं वो सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल हैं आज, वो तो मैं यूज कर सकता हूँ. अब इसमें आपको दिखा भी देता हूँ आपको. तो एक सेकंड रुके मेरे साथ. देयर यू गो. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप Azure एआई सर्विसेज के ऊपर जाइए, और अगर आप स्टूडेंट हैं सो यू कैन साइन अप राइट अवे, और यू कैन साइन अप फॉर फ्री अकाउंट एज वेल. यहाँ पे आपको वो सारे पर्टिकुलर सर्विसेज जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको अवेलेबल होंगे एंड यू कैन यूज देम, जिसमें डॉक्यूमेंट इंटेलिजेंस है, एआई स्पीच है, एआई ट्रांसलेटर है, एआई लैंग्वेज है, जिसमें आप देखेंगे आपके पास मल्टीपल यूज केसेस हैं जो आप यूज कर सकते हैं. कंटेंट सेफ्टी है, वीएन है, और मल्टीपल सर्विसेज हैं जो आप कभी भी कहीं पे भी एज एपीआई कंज्यूम कर सकते हैं. और इसके कुछ यूज केसेस अगर आप पढ़ना चाहते हैं कि कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पे किस किस तरह इसको यूटिलाइज कर रही है, सो दैट वुड बी अ गुड थिंग टू रीड और अ गुड थिंग टू गो थ्रू. इसके बाद जो सेकंड पीस आता है वो ये आता है कि नहीं, मुझे तो जनरेटिव एआई के बारे में कुछ देखना है क्योंकि दैट इज द फ्यूचर, और everybody is talking about generative AI today. So what Microsoft is doing in the perspective of generative AI? क्या माइक्रोसॉफ्ट अपना कोई लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहा है? क्या माइक्रोसॉफ्ट ओपन एआई की सर्विस प्रोवाइड करता है? क्या मैं ओपन एआई को कस्टमाइज कर सकता हूँ? क्या मैं ओपन एआई को ट्वीक कर सकता हूँ? बैबेज है, डिविंची है, GPT-3 है, GPT-4 ओमनी है, GPT-4 ओमनी मिनी है. क्या इन मॉडल्स को मैं ट्रेन भी कर पाता हूँ या नहीं कर पाता? और एयर मुझे क्या फ्लेक्सिबिलिटी देता है? सो लेट्स टॉक अबाउट एयर ओपन एआई. एयर ओपन एआई जहां पे आप बात करते हैं, हमारी मल्टीपल सर्विसेज को हम इस तरह डिवाइड करते हैं कि आ, ये हमारे पास ट्यूरिंग जी कोडर फ्लोरेंस है, जहाँ पे आप समझ सकते हैं कि लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आ गई, ट्रांसलेशन आ गई, और ये वीएन और वीएन से रिलेटेड सर्विसेज आ गई. और जब ओपन एआई की बात करते हैं तो ओपन एआई के अंदर भी है जीपीटी विच इज ह्यूमन लाइक लैंग्वेज जनरेशन, डाली विच इज रियलिस्टिक इमेज जनरेशन, एंड कोडेक्स विच इज एडवांस कोड जनरेशन. और इसकी एट द एंड ऑफ द डे अगेन हमारे पास मल्टीपल यूज केसेस हैं जहाँ पे बेटर सर्च फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, बेटर कस्टमर एंगेजमेंट. लिंक्डइन के अंदर वी आर यूजिंग के कंटेंट मॉडरेशन हो पाए, कोई भी बंदा कोई ऐसी चीज ना पोस्ट करे जो कि देखने के लायक ना हो, या ऐसी चीज लिख दे कि जो पढ़ना थोड़ा सा नामुनासिब हो जाए. So, वो कंटेंट मॉडरेशन में आपको हेल्प आउट कर सकता है. ईमेल मैनेजमेंट में, राइटिंग में और राइटिंग असिस्टेंट में, जिसमें हमारे पास आज वर्ड डॉक्यूमेंट्स के अंदर वी आर यूजिंग जीपीटी टू जनरेट डॉक्यूमेंट्स, टू जनरेट टेक्स्ट, या इस तरह की मल्टीपल चीजें जनरेट करने के लिए, या कंटेंट मॉडरेशन के लिए. दीज आर सम ऑफ द यूज केसेस जिसमें आप यूज कर सकते हैं. सो द वर्ल्ड इज चेंजिंग. इंडस्ट्री जो है बहुत रैपिडली ट्रांसफॉर्म हो रही है. हमारे पास जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इवॉल्व हो रही है, और आज अगर आप देखते हैं तो हर कंपनी जो बड़ी कंपनी है वो एआई के बारे में बात कर रही है, और एआई को फ्यूचर कह रहे हैं. अब एआई को क्यों फ्यूचर कह रहे हैं कि
एआई तो हमारे पास 2014 से बहुत अच्छे तरीके से कंज्यूम हो रही है, यूज हो रही है। तो आज ही क्यों ऐसा हो रहा है कि हर बंदा ये कह रहा है कि एआई फ्यूचर है? उसकी रीजन ये है कि हम जिस पर्टिकुलर मौके पे आ चुके हैं, वहां पे हमारे पास एआई इतनी मेच्योर हो चुकी हुई है कि हमारी डेली लाइफ के अंदर एक अच्छा पार्ट प्ले करना शुरू हो गई है। जिसमें हमारे पास पहला सवाल ये होता है कि हम किस तरह प्रिपेयर करेंगे अपने आप को एज अ स्टूडेंट, एज एन एजुकेटर, एज अ लैब असिस्टेंट, या जो भी आपका रोल है एक ऑर्गेनाइजेशन में या किसी इंस्टीट्यूट में आप प्रिपेयर करेंगे। जिसमें पहला आपका ये है कि व्हाट आर योर गोल्स, या ऑर्गेनाइजेशन के क्या गोल्स हैं एआई के रिलेटेड। आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिस तरह पहला आइडिया होगा कि आप ये चेक करें कि बाकी जो बच्चे हैं एआई से रिलेटेड क्या चीजें बना रहे हैं। आ, बाकी यूनिवर्सिटीज एआई को किस तरह इनेबल कर। सेकेंडली, मेरी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके क्या रिसोर्सेज हैं। क्या मेरे पास इन हाउस जीपीयूज अवेलेबल हैं या नहीं है? क्या मेरे पास ऐसे पर्टिकुलर इनिशिएटिव्स हैं, जिस तरह बीइंग पार्ट ऑफ एचईसी मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज हैव एक्सेस टू Azure, तो क्या आपके पास वो एक्सेस है या नहीं है? तो ये 5 बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आप अपने आप से पूछ सकते हैं आज, कि इसके क्या आंसर्स हैं, एंड दैट वुड हेल्प यू प्रिपेयर फॉर द एरा ऑफ एआई। और ये सारे 5 क्वेश्चंस जो हैं वो आपको लेकर आएंगे इन पर्टिकुलर सर्विसेज की तरफ। और इन सर्विसेज के अंदर यू बी एबल टू एवेलुएट कि जहाँ पे मुझे किस पर्टिकुलर चीज के लिए कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी सर्विस को यूज करना है। जिस तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको सिनेरियो बेस्ड सर्विस यूज करनी है, मुझे चैटबॉट ही बनाना है, मुझे सर्च ही यूज करनी है, या मुझे डॉक्यूमेंट की इंटेलिजेंस को ही यूज करना है, या मुझे वीडियो को ही इंडेक्स करना है, तो आप सिनेरियो बेस्ड एआई सर्विसेज को यूज करेंगे, जिसे हम कहते हैं अप्लाइड एआई सर्विसेज। अगर आप देखते हैं कि नहीं, मुझे मॉडल्स को कस्टमाइज करना है, नाउ आई एम, यू कैन से, ट्रेन्ड इनफ, कि जहाँ पे मुझे एक मॉडल को पकड़ना है और उसको ट्रेन करना है किसी तरीके से, लेकिन मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जो मुझे हेल्प आउट करे उसको कस्टमाइज करने में और ट्रेन करने में विद एन इफेक्टिव मैनर, और जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। For that, you'll be using cognitive services. And customization में there is a big part which is Azure OpenAI. और OpenAI is part of this particular customizable AI models, जहाँ पे आपके पास multiple models हैं, including हम देखेंगे जो एक हमारे पास complete list है, और हमको किस तरह embeddings यूज कर सकते हैं, या किस तरह हम उसको ट्रेन कर सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमने अपना मॉडल बना लिया हुआ है, हमारे पास मॉडल रेडी है, हमने बहुत रिसर्च की है इसके ऊपर, रिसर्च पेपर्स लिखे हैं, और हमने इसको कोड कर लिया, अब हम उसको एयर पे किस तरह लेकर आए? एंड द आंसर इज सुपर सिंपल। आप मशीन लर्निंग यूज कर सकते हैं एयर की, फैब्रिक यूज कर सकते हैं, स्नैप्स यूज कर सकते हैं। नाउ दिस टू थिंग्स आर वन नाउ, तो आप इसको खाली फैब्रिक भी कह सकते हैं। और उसके अलावा एयो डेटाब्रिक्स, डेटाब्रिक्स इज अ मैनेज सर्विस, और आप डेटाब्रिक्स के ऊपर लेकर जाना चाहते हैं अपनी नोटबुक्स को, अपने मॉडल्स को, अपने डेल्टा टेबल्स यूज करना चाहते हैं वहां पे, या कोई भी पर्टिकुलर ईटीएल पाइपलाइंस यूज करना चाहते हैं टू ट्रांसफॉर्म योर डेटा, आप सब कुछ कर सकते हैं वहां पे। अब ओपन एआई की क्या कैपेबिलिटीज हैं? ओपन एआई आपको ऐसे की आउटलाइंस लिख के दे सकता है, क्रिएटिव आइडिएशन में बहुत हेल्प आउट कर सकता है, सब्जेक्ट रिसर्च में हेल्प आउट कर सकता है, कोड जनरेशन में, लैंग्वेज ट्रांसलेशन में, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्स्ट में, कोड की रिफैक्टरिंग में, आपने कोड लिखा है और आप उसको रिफैक्टर करना चाहते हैं, उसके अलावा क्वेश्चंस को आंसर करने में,
पोएम्स क्रिएट करने में और इमेज जनरेशन में। इन पर्टिकुलर ओपन एआई की कैपेबिलिटीज में आप एक चीज हमेशा कॉमन पाएंगे कि सारी जनरेशन जो भी आप करते हैं दैट हैपेंस विद अ फ्यू लाइंस ऑफ इनपुट ऑलवेज। सो देयर इज नथिंग टू फैंसी अबाउट इट। हमेशा आप कुछ लाइंस ऑफ कोड लिख रहे होंगे या कुछ लाइंस ऑफ प्रॉम्प्ट लिख रहे होंगे जो आपको एक बहुत अच्छी जनरेशन करके विद रिस्पेक्ट टू योर सिनेरियो दे पाएगा। अब ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट वी हैव अ पार्टनरशिप जहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट जो है वो ऑन करता है सम पार्ट ऑफ ओपन एआई और वी आर ब्रिंगिंग ओपन एआई सर्विसेज टू माइक्रोसॉफ्ट। जहाँ पे ओपन एआई का जो भी मॉडल होगा लेटेस्ट वो हम अपने पास माइक्रोसॉफ्ट एजर के अंदर लेकर आएंगे टू सर्व इट टू आवर कस्टमर्स। और आवर कस्टमर्स belong to every size in every country, जहाँ पे a customer can be as small as a student, जहाँ पे आपको उसे यूज करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर और आप उसको कुछ बनाना चाहते हैं, कोई यूज केस यूज करना चाहते हैं। हमारे पास आप इसको इस तरह समझ लीजिए कि चार बेसिक मॉडल्स हैं यहाँ पे। एक हमारे पास टेक्स्ट है, दूसरा हमारे पास मल्टी मॉडल है जहाँ पे आप टेक्स्ट तो यूज करना ही चाहते हैं लेकिन आप उसको एक लूडो खेलते हुए पिक्चर भेजते हैं या टेट्रिस खेलते हुए पिक्चर भेजते हैं और कहते हैं मुझे बताओ मैं क्या कर रहा हूँ। या आप किसी पार्क की इमेज भेजते हैं और कहते हैं कि मुझे बताओ कि ये कौन सा पार्क है। सो इट शुड बी एबल टू हेल्प यू evaluate दैट। उसे हम कहते हैं मल्टी मॉडल। जो नॉर्मली हम यूज करते हैं विच इज टेक्स्ट, कि मुझे ऐसे लिख दो, मुझे मेरी असाइनमेंट बना दो, मुझे रिसर्च पेपर लिख दो या कुछ भी लिख दो। थर्ड वन इज इमेज विच इज मोर फॉर क्रिएटिव परस्पेक्टिव। सो अगर आपके ऑडियंस में कोई भी फाइन आर्ट से रिलेटेड है या कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड है, सो थिंक ऑफ दोज न्यू ड्रेसेस दैट यू माइट वांट टू डिजाइन या न्यू इंटीरियर यू माइट वांट टू डिजाइन फॉर अ हाउस। और आप चेक करना चाहते हैं कि जो आपकी आइडिएशन है आपको कहाँ पे लेकर जा रही है। सो दिस पर्टिकुलर ओपन एआई मॉडल ऑफ डाली 3 would help you out with that. Last but not the least, आप ह्यूमन लाइक ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन चाहते हैं, सो विस्पर इज वन ऑफ दैट। इसका सबसे आसान टेस्ट करने का तरीका ये होगा कि आज अपने मोबाइल के स्टोर पे जाइए, बीट आईफोन या बीट एंड्रॉयड, और वहाँ पे चैट जीपीटी की ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे आपके पास एक हेडफोन का बटन आ रहा होगा जब आप नई चैट स्टार्ट करेंगे। क्लिक ऑन इट और आप उससे उर्दू में बात करके देखिए। And to your surprise, it would be doing an amazing job in terms of transcription and translation. Or that would help you understand कि how forward we have come through this journey of AI. अब टॉप 4 कैपेबिलिटीज क्या है? कंटेंट जनरेशन, समराइजेशन, कोड जनरेशन और सेमेंटिक सर्च। कंटेंट जनरेशन में आप समझ लीजिए कि कॉल सेंटर एनालिटिक्स है जहाँ पे कोई भी इंक्वायरी है या कोई भी रिस्पॉन्सेज है या आपने पर्सनलाइज यूजर इंटरफेस जनरेट करनी है अपनी वेबसाइट की। समराइजेशन में एनालिटिक्स की रिपोर्ट है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है आपने, या मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको समराइज करना है, या सोशल मीडिया के ट्रेंड्स को एवेल्युएट करना है। कोड जनरेशन में आपको सीक्वल नहीं लिखनी आती और आप चाहते हैं कि आप इंग्लिश लिखें और उस सीक्वल में ट्रांसफॉर्म कर दे कि इस डेटा से या इस टेबल से ये पकड़ो और उस टेबल के अंदर ये पकड़ो और इसको ज्वाइन कर दो और इस तरह ज्वाइन करो, या जो भी आप कहना चाहते हैं। या थिंक ऑफ इट कि आपने ज़मीन डॉट कॉम से उसका डेटा पकड़ा और वो डेटा से आप एवेल्युएट करना चाहते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लाहौर के अंदर महंगी है या इस्लामाबाद में या कराची में या किसी भी पर्टिकुलर शहर में किस एरिया के अंदर प्रॉपर्टी की रेट पिछले 5 साल में बढ़े हैं। और वो सारी चीज़ आप ये करना चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोड नहीं लिखना, मुझे सिर्फ इसे प्रॉम्प्ट की बेस के ऊपर एवेल्युएट करना है। प्रॉम्प्ट मींस इंग्लिश लैंग्वेज में, नेचुरल लैंग्वेज में लिख के, तो मैं किस तरह करूंगा। सो दिस वुड हेल्प यू आउट देयर। या आप कोड डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं कि आपने कोड लिखा है और आप चाहते हैं कि ये सर्विस आपको डॉक्यूमेंट करके दे दे। उसके अलावा हमारे पास सेमेंटिक सर्च है जहाँ पे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के रिव्यूज हैं उसको मैं एवेल्युएट करना चाहता हूँ, नॉलेज माइनिंग की यूज केसेस हैं,
मेरे पास 5 मेरे कोर्सेज हैं, 5 कोर्सेज की बुक्स में उसमें ऐड करना चाहता हूँ, आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू इट, और मैं चाहता हूँ कि मुझे रेफरेंस बेस्ड आंसर्स दे वो कि इस बुक में इस पेज पे ये लिखा हुआ है और उसकी बेस के ऊपर मैं तुम्हें ये आंसर कर रहा हूँ। सो नॉर्मली क्या होता है कि जो आपके ओपन एआई के मॉडल्स होते हैं बहुत जेनेरिक आंसर्स देते हैं, लेकिन हमें समटाइम्स बहुत स्पेसिफिक आंसर्स चाहिए। फॉर एग्जांपल सोचें कि आपके पास पूरे अपने एच के ई लाइब्रेरी पे आप इस मॉडल को ट्रेन करते हैं, और आप चाहते हैं कि जो भी रिसर्च पेपर्स मेरे पास आते हैं या बुक्स हैं, उस बुक्स में से जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मुझे विद रेफरेंस आंसर दे, so it can help you out with that thingy as well, so which is a main use case of knowledge mining. उसके अलावा हमारे पास मल्टी मॉडल यूज केसेस हैं, जिसमें एंड टू एंड कॉल सेंटर एनालिटिक्स है, कस्टमर 360 है जिसमें उसकी पर्सनलाइजेशन है, समराइजेशन है उसकी क्यूरीज की, क्या ट्रेंड्स हैं, क्या सर्च करता है, क्या कंटेंट जनरेट करता है। उसके अलावा बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन है। सो दीज आर ऑल सम ऑफ द कंप्लीट एग्जांपल्स। अब हम एक डेमो पे आते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी स्मॉल लैंग्वेज मॉडल या लार्ज लैंग्वेज मॉडल को यूज करने के। फॉर एग्जांपल अगर मैं देखता हूँ तो हमारे पास एक ओपन सोर्स प्रोवाइडर है जिसे हम कहते हैं ओलामा। ओलामा आज अगर आपके पास अगर लैपटॉप यूज कर रहे हैं आप जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं अपने मशीन के ऊपर, और इसमें से मल्टीपल मॉडल्स ऐसे हैं जो कि अगर डिपेंडिंग ऑन योर कैपेसिटी ऑफ मशीन या पीसी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसमें आप बेसिक मॉडल जिस तरह जो व्हाट्सएप का मॉडल है या व्हाट्सएप एआई अगर आपने यूज की है, दैट इज सेम एज लामा 3.1, गैमा 2 है, मिस्ट्रॉल है, क्वेन है, माइक्रोसॉफ्ट का फी 3 है, एंड इट इज सुपर सिंपल टू यूज। आप उसे डाउनलोड कीजिए, डाउनलोड करने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज ओपन अ कंसोल। आप इस तरह कंसोल ओपन कर लेंगे एंड ऑल यू हैव टू डू इज सिंपली टाइप llama run fee 3। फॉर एग्जांपल मैंने fee 3 डाउनलोड किया हुआ है, सो fee 3 यहाँ पे मुझे रन करके दे देगा। अब फॉर एग्जांपल मुझे लामा रन करना है तो लामा के लिए आई हैव टू डू ओ लामा रन लामा 3। अगर लामा मेरे पास अवेलेबल होगा ऑन प्रेमिसेस तो उसे यूज कर लेगा, नहीं होगा तो उसे पुल कर लेगा और बताएगा कि कितने लोगों ने पुल किया है। नाउ आप यहाँ पे कुछ देख रहे होंगे कि 8B 70B और 405B, इसका क्या डिफरेंस है। सो आपको याद होगा कि जब हम प्रेजेंटेशन पे थे तो प्रेजेंटेशन के अंदर हमारे पास आ रहा था कि जो ओपन एआई है वो कितने बिलियन पैरामीटर्स के ऊपर जो है वो ट्रेन होगा। सो यहाँ पे हम दोबारा वापस जाते हैं और उस पर्टिकुलर स्लाइड टेक के ऊपर आते हैं कि जहाँ पे हम प्रोग्रेशन शो कर रहे थे देयर वाज 175 बिलियन पैरामीटर्स। अब 175 बिलियन पैरामीटर्स फाइन, लेकिन दैट इज बैक इन 2020। 2024 के अंदर ऑन 405 बिलियन पैरामीटर्स आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको पुल कर सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको विद कॉलन डिफाइन कर देंगे कि कितने बिलियन पैरामीटर के साथ आपने चलाना है। मैं रेकमेंड नहीं करता कि आप लोग इसको कभी भी 8 बिलियन से ज्यादा अपने मशीन पे चलाइए। सो इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ, डेमो दिखाता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ओलामा रन fee 3, और इससे पूछता हूँ कि हेलो कहता हूँ उसे, हेलो आई कैन असिस्ट यू टुडे, अगर तुम्हारा कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ, कैन यू हेल्प मी राइट पाइथन स्क्रिप्ट। नाउ द गुड थिंग इज कि ये जो सारा कुछ चल रहा है मेरे लैपटॉप की कंप्यूट की बेस के ऊपर चल रहा है। मैं कहीं इंटरनेट पे कनेक्टेड नहीं हूँ। अगर मैं इंटरनेट डिस्कनेक्ट करता हूँ तो शायद कॉल तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी, लेकिन ये चलना बंद नहीं होगा। तो इट इज ऑल रनिंग ऑन माई मशीन्स पावर। सो दिस इज हाउ वी हैव ट्रांसफॉर्म्ड ओवर टाइम कि जहाँ पे हम बड़े बड़े जीपीयू बेस्ड मशीन से आज हम स्मॉल लैंग्वेज मॉडल्स पे आ चुके हैं कि जहाँ पे हम अपने लैपटॉप की कंप्यूट यूज करके इन सारी चीज़ों को यूज कर सकते हैं। सो इमेजिन कि आपने इसको यूज करते हुए एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाने अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के लिए, सो यू कैन यूज इट एंड यू कैन यूज माइक्रोसॉफ्ट मॉडल फॉर दैट। लेकिन उसमें फिर आपको कुछ चैलेंजेस जरूर आएंगे, जहाँ पे कंप्यूट हो सकता है आपके पास कम।
the best thing would be to use Microsoft Azure, और इसके ऊपर हम इसके फौरन बात जानते हैं. अब मैं इसे कहता हूँ कि can you write a script in Python to move my mouse every 1 minute. और ये ऑटोपाई GUI यूज करना चाहिए इसको. अगर वो करता है तो आई कैन से कि चलो इसे लिखना आता है. सो इट यूजेस ऑटो पाई ऑटो GUI और GUI whatever you call that. और यहाँ पे आपको ये सिंबल यूज कर रहा है कि कोड है, और पहले बता रहा है कि आपने इंस्टॉल करना है, फिर बता रहा है कि आपने इसको इंपोर्ट करना है, टाइम को, रैंडम को और पाई ऑटो GUI को. देन आपने एक फंक्शन लिखना है विच इज मूव माउस. उसको एक रैंडम आपने इंटीजर दिया हुआ है, किस इंटीजर में आपने मूव करना है इसको. सो रेंडमाइज्ड एक उसने फंक्शन लिखा है. सो दिस इज हाउ इट इज राइटिंग द कोड फॉर मी, लेकिन इट इज यूजिंग माई कैपेबिलिटीज ऑफ माई लैपटॉप. मैं किसी बहुत हैवी मेन फ्रेम मशीन पे नहीं हूँ, एंड इट इज स्टिल यूटिलाइजिंग इट. नाउ इसके बाद हम जाते हैं फॉरन एयर के ऊपर. जब मैं माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पे जाता हूँ, तो क्लाउड पे वी हैव दिस यूज केस कि जहाँ पे मेरे पास ओपन एआई का स्टूडियो है, और इस स्टूडियो के अंदर मुझे हेल्प आउट करने के लिए गेटिंग स्टार्टेड के बहुत ज्यादा मेन्यूज मेरे पास आ रहे होंगे, जहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि असिस्टेंट प्लेग्राउंड है मेरे पास, चैट प्लेग्राउंड है, ब्रिंग योर ओन डेटा है, कंप्लीशन प्लेग्राउंड है. हम बहुत डीप डाइव तो नहीं जा पाएंगे और बहुत ज्यादा यूज केसेस को नहीं देख पाएंगे, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि इफ वी कैन हैव अनदर सेशन, सो वहाँ पे हम इसको बहुत डीप डाइव भी पॉसिबली कर पाएंगे. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास स्टार्ट होता मॉडल कैटलॉग. अब मॉडल कैटलॉग पे जैसे ही मैं आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे कंप्लीट कैटलॉग देता है कि ओपन एआई की ये पर्टिकुलर मॉडल्स हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं. मैं विस्पर यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट रिकग्निशन के लिए और स्पीच सिंथेसिस के लिए. डेविंची यूज कर सकता हूँ अपने टेक्स्ट एनालिटिक्स और टेक्स्ट सिंथेसिस के लिए, या टेक्स्ट को प्रोड्यूस करने के लिए. डायली को मैं यूज कर सकता हूँ टेक्स्ट टू इमेज कैपेबिलिटीज के लिए. एम्बेडिंग्स को, कोई भी मेरे पास टेक्स्ट बेस और टेबुलर बेस डेटा है किसी डॉक्यूमेंट के अंदर, उसको मैं यूज करना चाहता हूँ एनालिसिस के लिए, सो मैं एम्बेडिंग्स को यूज कर सकता हूँ अपने किसी भी वेक्टर स्टोर के ऊपर. अब इसको किसी भी पर्टिकुलर मॉडल को डिप्लॉय करने के लिए मुझे सिर्फ उस पर जाके क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद सिंपली मुझे डिप्लॉय पे क्लिक करना है. द मोमेंट आई क्लिक ऑन डिप्लॉय, वो मेरे पास डिप्लॉय हो जाएगा. इसकी एग्जांपल ये है कि अगर मैं चैट पे आता हूँ और अगर मैं अपनी सर्विस को क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल मॉडल्स हैं जो कि मैं यूज कर सकता हूँ. अब मैं टेस्ट जीपीटी को यूज करता हूँ, और यहाँ पे मेरे पास पहली चीज है सिस्टम मैसेज. ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि मैंने बताना है अपने मॉडल को कि तुमने किस तरह की पर्सनैलिटी के साथ मुझे जवाब देना है. अब ये वो कैपेबिलिटीज हैं जो कि मुझे आम चैट जीपीटी अगर मैं पब्लिकली जाके यूज करता हूँ, तो मुझे वो कैपेबिलिटीज नहीं मिल पाएंगे, और मैं इनको ट्वीट नहीं कर पाऊंगा अपने किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए. अब मैं कहता हूँ कि यू आर कोडिंग असिस्टेंट, कोडिंग टीचर, that helps the student understand the concept with examples. You provide them with documentation and best practices in multiple programming languages. So मैं इसको कोशिश करता हूँ कि अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ. ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं इसे कहता हूँ कि can you help me understand the concept of typecasting in coding?
So if everything works fine, it should be able to answer me. So यहाँ पे जिस तरह मैंने इसे बोला कि तुमने क्या करना है कि पहले बताना है कि कॉन्सेप्ट क्या है, एग्जांपल्स देनी है, और मल्टीपल लैंग्वेजेस में भी बताना है। तो यहाँ पे पहले मुझे समझा रहा है ये, कहता है कि देखो, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग होती है, ठीक है, वो ऑटोमेटिक होती है। और एक होती है एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग, जो कि हमारे पास आप कह सकते हो कि मैनुअल है। अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्या डिफरेंस है और क्या क्या बेसिक चीज़ है। यहाँ पे जैसे ही मैंने सिस्टम मैसेज चेंज किया है, तो मैं इसको अपडेट कर सकता हूँ बेस्ड ऑन माई सिनेरियो। अब यहाँ पे दोबारा मैं होम पे जाता हूँ, तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं। जिस तरह मार्केटिंग राइटिंग असिस्टेंट है, इसको मैं अगर मैं ट्राई करना चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे मेरा सिस्टम मैसेज चेंज हो गया। दोबारा मैं होम पे जाता हूँ, और यहाँ पे जाके मैं नेचुरल लैंग्वेज टू सीक्वल पे जाता हूँ। ये कंप्लीशन पे ले जाएगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ हाइकिंग रिकमेंडेशन चैटबॉट, यहाँ पे उसने बिल्कुल सिस्टम मैसेज चेंज कर दिया। सिस्टम मैसेज प्लेज अ वेरी वाइटल रोल। अब सवाल ये पैदा होता है कि मैं इसको अपने कोड में किस तरह लेकर जाऊंगा, अपना जो मैं कोड कर रहा हूँ वहां पे किस तरह इसको डिप्लॉय करूंगा। एंड द आंसर इज सुपर सिंपल। यहाँ पे व्यू कोड में जाता हूँ, व्यू की पे जाता हूँ, और ये एपीआई की यूज करते हुए और ये एंड पॉइंट यूज करते हुए मेरे पास मल्टीपल लैंग्वेजेस में मुझे कोड प्रोवाइड करेगा कि अगर मैं सी शार्प में इसे इम्प्लीमेंट करना है, तो मैं किस तरह करूंगा। अगर मुझे खाली जेसन यूज करनी है या पाइथन यूज करनी है, या मुझे कर्ल की कॉल करनी है, या जावा या गो या जावा स्क्रिप्ट यूज करना है, तो मैं किस तरह इसको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर या अपने प्रोजेक्ट के अंदर मैं एम्बेड कर सकता हूँ। ये एक ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे चैट की कैपेबिलिटी आपको बहुत अच्छी मिलेगी। सेकंड सिनेरियो होता है कि जहाँ पे आपके पास एक सर्विस है या एक एप्लीकेशन है, और इस एप्लीकेशन का एक छोटा सा पीस है कि जिसको आपने इनेबल करना है एआई के साथ। तो वो आप किस तरह करेंगे? वहां पे वी यूज असिस्टेंट्स। असिस्टेंट में आप कोई भी असिस्टेंट बना सकते हैं कि जहाँ पे आपने सिंपल, जिस तरह मेरा ये एक असिस्टेंट है जो मुझे हेल्प आउट करता है कोरियन टीवी के बारे में। कोरियन टीवी का एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के अंदर मुझे हेल्प आउट करेगा। इसी तरह अगर मुझे एक नई डिप्लॉयमेंट करनी है, या फॉर एग्जांपल अगर मुझे एक नया असिस्टेंट क्रिएट करना है, आई कैन क्रिएट अ न्यू असिस्टेंट। उसमें अगर मैं टूल्स में आता हूँ, तो मैं अपनी फाइल्स ऐड कर सकता हूँ कि ये फाइल्स यूज कर लो। अगर मुझे कोड इंटरप्रेटिंग करनी है, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सीएसवी फाइल देनी है उसको, या एक्सेल की फाइल देनी है, वर्ड की फाइल देनी है, और मैं चाहता हूँ कि वो उसमें से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके दे, तो मैं कोड इंटरप्रेटर को ऑन कर दूंगा। फाइल सर्च को इनेबल करना चाहता हूँ, तो फाइल सर्च को मैं इनेबल कर दूंगा। या अगर मैं कोई फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ, कई दफा इस तरह होता है कि अगर मैं कोई बैंकिंग की एप्लीकेशन बना रहा हूँ और वहां पे मुझे इसको यूज करना है, तो वहां पे मैं एक फंक्शन लिख सकता हूँ जो कि मेरे कोर बैंकिंग को या मेरे कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग को कॉल करेगा। या फॉर एग्जांपल वेदर की एपीआई कॉल कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। वहां पे आप असिस्टेंट यूज कर सकते हैं। देन यू हैव इमेजेस, जिसमें इट इज एज सिंपल एज can you create an image of city Lahore but made of glass work, or maybe made of mirror work? So let's see if it does it. और यहाँ पे मुझे वो इमेज जनरेट करके देगा। जनरेट करने के बाद अगर मैं इसको अपने किसी एप्लीकेशन में यूज करना चाहता हूँ, सो आई हैव दिस शो कोड ऑप्शन, कि जहाँ पे मुझे कोड बता देगा, सेम लाइक माय यू नो बेसिक चैट या असिस्टेंट। इस पे मैं क्लिक करता हूँ, सो दिस इज द ब्यूटीफुल इमेज विच इज मेड ऑफ मिरर्स। और मिरर वर्क को यूज करते हुए उसने लाहौर की एक डिपिक्शन बना के दी मुझे। नाउ अगर मुझे कुछ सेटिंग्स में चेंज करना है, तो आई कैन मेक इट विविड और नेचुरल। इमेज साइज मुझे चेंज करना है, तो मैं इमेज साइज चेंज कर सकता हूँ, या क्वालिटी चेंज करनी है तो मैं क्वालिटी चेंज कर सकता हूँ। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। उसके बाद दूसरा ये आता है मामला कि अगर मुझे फाइन ट्यूनिंग करनी है फॉर दोज प्रोफेसर्स या फॉर दोज
assistants who are there, yeah, for those PhD students or master students, if they want to use some model और उसको train करना चाहते हैं. So, for example, मैं GPT-4 और Mini को train करना चाहता हूँ. So what I can do is I can give it a suffix. For example, my university as UNI, और suffix देने के बाद I'm asking it कि तुमने इस particular data पे train करना है. मैं कहता हूँ कि अभी मेरे पास data file format में available है, so I can use and upload a file. और यहाँ पे the file that is supported as of today is a .jsonl file. So आपको थोड़ी सी data engineering करके ETL pipeline बना के अपने particular data को transform करना into a JSON file. और that is then supported कि आप अपने GPT Omni या GPT-3 को अपने डेटा के मुताबिक ट्रेन कर सकते हैं. एंड उसमें you can use multiple things like epochs कि कितने epochs में जाना है, बाकी सारे parameters you can always control that. Not only this कि but अगर आपको कुछ basic elements को control करना है, you can also do it from here as well. जिसमें आपके पास, अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो पैरामीटर्स के अंदर मेरे पास पास्ट मैसेजेस मुझे कितने इंक्लूड करने हैं, मैक्स रिस्पॉन्स क्या होगा, टेम्परेचर लो फॉर यू कैन से फ्लैट आंसर्स एंड वन फॉर द मोर क्रिएटिव आंसर्स, टॉप पी जहाँ पे मुझे कितनी रेंडमनेस चाहिए अपने आंसर्स के अंदर, स्टॉप सीक्वेंस और प्रेजेंस पेनल्टी या फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, इसको आप हमेशा चेंज कर सकते हैं, ट्वीक कर सकते हैं. या फॉर एग्जांपल मेरे पास 4-5 बुक्स पड़ी हुई हैं और मैं वो बुक्स को ऐड करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं कहता हूँ कि मुझे फाइल अपलोड करनी है. सो आई कैन चूज एनी स्टोरेज अकाउंट फॉर एग्जांपल, या अपना सर्च सर्विस को यूज करके उसमें सर्च करेगा, आई कैन क्रिएट एन इंडेक्स और यहाँ पे मैं अपना डेटा उसमें ऐड कर सकता हूँ, which could be a PDF format, which could be a Word format या presentation. Last but not the least, what I would like to share with you is that we have batch jobs. जब for example, imagine कीजिए कि आपका मॉडल बहुत बड़ा हो चुका हुआ है और आप उसको सर्व करना चाहते हैं on a batch infrastructure. So we have these batch jobs as well to support that. And one of the last thing I would like to show is कि मैंने आपको बताया था कि आप अपने content filters create कर सकते हैं. So for example, violence कितना आप allow करना चाहते हैं अपने मॉडल के अंदर, आप हेट और बाकी सारी चीजें क्या अलाउ करना चाहते हैं. सो यू कैन सिंपली चूज क्या टॉलरेंस है आपकी प्रोडक्ट की. समटाइम्स टॉलरेंस ज्यादा होती है, समटाइम्स टॉलरेंस कम होती है. क्या आपके पास कोई कस्टम ब्लॉक लिस्ट है जो कि आप ब्लॉक करना चाहते हैं, वर्ड्स को या एक लिस्ट को या किसी भी चीज को. सो दिस वुड गिव यू अ काइंड ऑफ अ प्रीमियम फील ऑफ अ प्रोडक्ट के जहाँ पे आप उसके पर्टिकुलर फिल्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से एवेलुएट कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं. और आपने देखा होगा कि कई ऐसे लोग होते हैं जो कि कुछ कंपनीज को छोड़ जाते हैं, बाद में वो बताते हैं कि अगर आप ये प्रॉम्प्ट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाएगा या कोई इस तरह का होगा. तो यू कैन ऑल्सो प्रॉम्प्ट शील्ड्स फॉर जेल ब्रेक अटैक्स, कि जहाँ पे जेल ब्रेक अटैक्स अगर कोई भी होते हैं आपके मॉडल के ऊपर या आपके टूल के ऊपर, सो यू कैन स्टॉप देम. So this is more like a basic demo of small open source stuff that you can run on your machine to something which is fully powerful and fancy that you can run on, you can say, Azure OpenAI. And one thing I would like to mention is that ये सारे models, we have them available as part of Azure as well. So अगर आप Azure पे भी इसे run करना चाहते हैं हमारे cloud के ऊपर, you can run them. The reason to show you is that for one person this is good enough, but then the moment मुझे ज़्यादा टेस्टिंग करनी है या मुझे किसी कंपटीशन में लाइक इमेजिन कप में लेकर जाना है या मुझे इसको एज अ डेमो लेकर जाना है, I would prefer to use Microsoft Cloud to build these use cases, to build the stuff that I would like to build and all those kind of things. So that is more about the session. And last but not the least, what you can do is you can connect with Microsoft Pakistan team and HEC to get started on your projects. This is just a very beginner session, बहुत basic session है जहाँ पे हम बहुत ज़्यादा deep dive नहीं कर पाए.
बट आइडिया इज सुपर सिंपल कि आप लोगों को थोड़ी सी नो हाउ दी जाए, और नो हाउ के बाद व्हाट वी कैन डू इज कि वी कैन अरेंज सम मोर सेशंस कि जहाँ पे हम आपको हेल्प आउट कर सकें आपके प्रोजेक्ट के साथ और आपके कैरियर पाथ के साथ. यू कैन कनेक्ट मी विद मी ऑन लिंक्डइन, और वन ऑफ द आइडिया वुड बी कि आप एआई रिलेटेड जॉब्स जो माइक्रोसॉफ्ट कैरियर्स पे हैं जाके देखिए, जो टूल सेट वो रिकमेंड करते हैं टू एवेलुएट उसको देखिए, एंड देन ट्राई टू लर्न और देखिए कि किस तरह आप उसको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं. जितना ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उन टूल्स को, सर्विसेज को इनकॉर्पोरेट करने की अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर, you would be having more chances to be, employable. So that was more about it from my side. And yeah, thank you so much.